वंस अगेन हेलो एंड वेलकम। लास्ट क्लास में हम नए चैप्टर की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन लाइट जाने की वजह से नया चैप्टर रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। चैप्टर था चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर का नाम क्या था? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। और इसका एक दूसरा नाम बताया था MEC, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये बात अपन लास्ट क्लास में बता चुके थे आपको। हाँ, तो मैंने क्या लिख दिया? अरे यार, नाम में क्या रखा है? तुम्हारा नाम तो कछुआ रख दिया गया है। तो ठीक है, इस चैप्टर हम पढ़ चुके हैं काफी हद तक। हम इसको वापस से हैं कर सकते हैं। उससे क्या होगा बेटा? पैसा लग रहा है कि जैसे पेपर देने मुझे जाना है। सर आप प्रैक्टिस कर लो। हाँ सर, आप अच्छे से प्रैक्टिस करना। वो आपको ना पेपर लिखना है सर पूरा। सर एक भी गलती ना हो जाए आपसे। प्रैक्टिस उसे करनी होती है जिसे पेपर देना होता है ना? बेसिक फंडा यही है ना। बेसिक फंडा ही बदल दे रहे हो तुम लोग। मतलब यही क्वेश्चन अगर तुम मुझसे 5 साल पहले पूछती तो अभी तक डांट खा गई होती। अब मैं बहुत ज्यादा लिबरल हो चुका हूँ, बहुत ज्यादा सुकून से रहता हूँ मैं। क्योंकि कभी भी ना बेसिक्स नहीं चेंज होने चाहिए। तुम्हारे जो बेसिक्स हैं वो यही है कि जो पढ़ेगा वो नंबर लेके आएगा। अब रिवीजन अगर तुम टीचर का कराओगे तो कैसे चलेगा? कुछ वर्ष पूर्व ऐसे एक बच्चे आते थे, सर ये सर फलाना चैप्टर है, सर इसे रिवाइज करा दो। और वो जो डांट खा के जाते थे, आहा हा, जीवन के आनंद आ जाते थे। हाँ? मुझे मजे आते थे, उन बेचारों को क्यों आएंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की लास्ट क्लास में हम ये डिस्कस कर चुके थे कि ऑरस्टेट 1820 में इस बात को बता चुका था कि जो अगर कोई भी एक करंट कैरिंग वायर है उसके पास अगर एक मैग्नेट लेके जाओगे तो मैग्नेट डिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब उसके पास कोई ना कोई मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। ऑरस्टेट ने यह भी बताया कि अगर इस तार से पास में अगर अगर ये तार में से अगर एक करंट बह रही है, इस बहती हुई करंट के पास अगर किसी मैग्नेटिक निडल को लेके गए तो ये निडल डिफ्लेक्ट हो रही है। पास लेके जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा है, दूर लेके जा रहे हैं तो डिफ्लेक्शन कम हो रहा है। इससे कंक्लूड किया कि अगर इस करंट कैरिंग वायर के पास जाएंगे तो जो डिफ्लेक्शन है मतलब मैग्नेटिक फील्ड वो ज़्यादा है, दूर लेके जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाएगा। इसी बात को आगे बायो सावर्ट ने उन्हीं कुछ दिनों में, क्योंकि दोनों ही समकालीन साइंटिस्ट हैं, एक डच है, डेनिश डच है ना, डेनिश डेनिश और डेनिश, और दूसरा एक फ्रेंच साइंटिस्ट है जो कॉरेस्टेट था, वो कोपेनहेगन में पढ़ाता था, है ना, प्रोफेसर था कोपेनहेगन में, कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी में। और ये जो बायो सावर्ट है उसने एक अलग से एक्सपेरिमेंट करके इसका मैथमेटिकल एनालिसिस दिया, क्योंकि इसके इतनी इंफॉर्मेशन तो आ गई थी कि अगर तार है तो उसके पास आर है। नहीं समझे? मतलब रेजिस्टेंस तो है ही ना। अगर कोई तार है तो उसके पास आर है। ये तो लाइन बन गई। आइडियल तार का तो रेजिस्टेंस 0 होता है, लेकिन वैसे अगर तार है तो आर है। तो लेकिन उसने कंक्लूड किया कि अगर तार है और उसमें करंट है, इसको जरा लात मारना। हाँ, क्या कर रहा है? कुछ नहीं, तो इधर देखना। अगर तार है तो तार के पास आर है। सो रहा है गधा, 1 बजने वाला है, तू सो रहा है अभी? तो अगर तार में करंट बह रही है तो तार के पास कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की जो कैलकुलेशन है वो बायो सावर्ट ने दी। ये सब बातें हम लिख चुके थे लास्ट क्लास में।
जो बच्चे रिकॉर्डिंग में देखेंगे उन्हें मिलेंगी नहीं, उसमें अपन ने बहुत प्यारी प्यारी बातें करी थी, लेकिन कोई बात नहीं, होता है, ठीक है यार, समय है। इस बहते हुए तार नहीं, बहते हुए तार नहीं, इस बहती हुई करंट के पास कितना मैग्नेटिक फील्ड है, बायो सावर्ट ने बता दिया। उससे पहले मैग्नेटिक फील्ड की हमने यूनिट की बात कर ली थी। मैग्नेटिक फील्ड की एक यूनिट थी टेस्ला। ये वही टेस्ला है जो इलॉन मस्क वाला नहीं है। ये टेस्ला वो है जो टेस्ला साइंटिस्ट था, निकोला टेस्ला, उसको सम्मान देने के लिए इसकी यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की टेस्ला रखी गई है। मतलब टेस्ला बहुत ही सम्मानित व्यक्ति है। हमें तो पता ही नहीं था, हम तो इलॉन मस्क ऐसे ही बोल दिए थे। हमें तो लगा कि हाँ ये ऐसे कोई है, कोई सब्जी का नाम है कोई टेस्ला। जनरल नॉलेज अच्छी है प्लीज, ये बात हम नहीं करेंगे। तो वही लड़की है जो राष्ट्रपति भवन में पिछली क्लास में कहा किसको बैठा रही थी। कोई कहीं भी बैठ जाए क्या फर्क पड़ता है। ठीक है बेटा, अच्छा है, देश का भविष्य उज्जवल है। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट की बात करी गई थी तो टेस्ला थी। इसकी दूसरी यूनिट थी वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर फ्लेक्स की यूनिट होती है, और इसकी डायमेंशन भी निकाल ली थी अपन ने। और सीजीएस में इसकी यूनिट कितनी थी, गॉस। गॉस भी साइंटिस्ट का ही नाम है ना। और ऐसा पढ़ लिया था 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10 की घात 4 गॉस। ये सब बातें हम कर चुके हैं। इससे आगे बढ़ने का वक्त आ गया है, आओ आगे बढ़ें। हमने करंट एलिमेंट के बारे में बात करी थी, याद आया क्या? हाँ, करंट एलिमेंट की कहानी ऐसी है कि अगर कोई तार है जिसके पास आर है, जिसमें से करंट बह रही है, इस तार के पास हमने एक छोटा सा एलिमेंट अगर ऐसे सेलेक्ट कर लिया, इस एलिमेंट में जो आईडीएल वेक्टर है, आईडीएल एक वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसकी डायरेक्शन ये होगी करंट की दिशा में। सही बात है। हम चाहें तो इसको थोड़ी चीजों को और सुंदर बना सकते हैं। चीजें तो सुंदर ही बनेंगी। दिस इज आईडीएल वेक्टर, यहाँ पे करंट जा रही है। लास्ट क्लास में ये डिस्कशन किया जा चुका है कि जो करंट है, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन जो करंट एलिमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। करंट एलिमेंट के बारे में अगर अपन बात करें तो करंट एलिमेंट आईडीएल वेक्टर को करंट एलिमेंट कहते हैं। ये बात भी अपन लिख चुके थे और ये चित्र भी बना चुके थे, हैं। अगली हेडिंग लिखी जाए बायो सावर्ट लॉ। अगली हेडिंग लिखी जाए बायो सावर्ट लॉ। फ्रेंच नाम है, क्या पढ़ेंगे आप लोग अपने हिसाब से देख लेना। बायो ई साइलेंट रहेगा, ऐसा क्या? वो बेटा इंग्लिश नहीं है ना, फ्रेंच। जैसे तेरा नाम क्या है? प्रिया। तेरा नाम है प्रिया, डिपेंड करता है बोल कौन रहा है। सही बात है, हाँ मिश्रा जी। तो बायो सावर्ट ने ऐसा बोला कि यार एक अगर करंट कैरिंग वायर है तो करंट कैरिंग वायर से कुछ दूरी पर कोई आर दूरी रही होगी। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करनी है। तो यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड डीबी, तो उन्होंने उसके बारे में ऐसा बोला कि वो डीबी है वो प्रोपोर्शनल टू आईडीएल होगा। हमने कहा ओके। वैसे तो अलग अलग भी बात कर सकते, उन्होंने बोला इट इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हमने कहा ओके।
तो dv की बात समझ में आ गई, इट इज प्रोपोर्शनलिटी हटा देंगे तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, आई डी एल डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। हम मैग्नीट्यूड ही खेल लेते हैं अभी, डायरेक्शन के लिए हम अभी थोड़ी देर में आपको बात करेंगे, वरना आप लोग बेहोश हो सकते हैं अभी। मैं नहीं चाहता ऐसी सिचुएशन आए। डी बी प्रोपोर्शनल टू आईडीएल, क्योंकि जो डायरेक्शन है वो अलग तरीके से डिफाइन करी जाती है, ऐसे डिफाइन नहीं की जाती। तो मैग्नीट्यूड तो तुम्हें समझ में आ गया कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जो वैल्यू है वो वैल्यू होती है 10⁻⁻⁷। जैसे k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी थी? 9 × 10⁻⁹, तो इसकी वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻⁷। यूनिट अगर लिखना चाहे तो यूनिट भी लिख सकते हैं। यूनिट हो जाएगी आपके पास टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ऐसे यूनिट लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कैसे लिखी होगी? ये आर स्क्वायर इधर ले गया होगा तो बी तो टेस्ला हो गया, आर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो गया, डीएल मीटर हो गया, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर मीटर बच गया, एम्पियर नीचे आ गया। ऐसी यूनिट इसकी लिख दी। तो यूनिट लिखने का कोई बड़ी चीज़ नहीं है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि क्या हम ये बात लिख पा रहे हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷, ये याद रखने जैसी बात है। अब इसमें ना ढेर सारी समस्याएं हैं, ये भी आधी अधूरी बात है। इसमें हमें ना तो डायरेक्शन के बारे में पता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, लास्ट क्लास में ये बात भी हो चुकी है। हो चुकी कि नहीं हो चुकी? इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वो जो डायरेक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पर डायरेक्शन की बात ही करी जाए तो यहाँ पे जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन को डिफाइन किया जाता है दो नियमों से। एक है राइट हैंड थंब रूल, एक है राइट हैंड पाम रूल। सभी के पास राइट हैंड तो है ही। हाँ, मतलब एक फ्लेमिंग रूल भी होता है। कौन सा? वो लेफ्ट हैंड का होता है, राइट हैंड का होता है? वो तब इसीलिए, अच्छा देखो, मैं इसीलिए तुमसे पूछा कि तुम लोगों के पास राइट हैंड है कि नहीं है, क्योंकि अगर राइट हैंड नहीं होता तो फिर अपन लेफ्ट हैंड वाला रूल सिखाते। तो ये अच्छी बात है कि सबके पास राइट हैंड है, तो अपन आगे बात कर सकते हैं। तो आप लोग पहले लिख लो, फिर डायरेक्शन सिखाते हैं, क्योंकि डायरेक्शन सिखाए बिना फिर मैं आगे इसको फॉर्मूले को कंप्लीट नहीं कर सकता। थ्योरी में क्या? तो मेरे हिसाब से ये छोटी सी बात तो यहां तक तो चमक गया होगा। अब डायरेक्शन के बारे में थोड़ी थोड़ी बात अपन कर रहे हैं। हाँ, लिख लिया ना इतना तो? हाँ, जगह वगह छोड़ के रखना, अभी अभी धीमे धीमे चल रहा है प्ले पूरी कहानी। अब पहले डायरेक्शन को थोड़ा सा सीख लेते हैं, फिर मैं ना इसमें एक चीज और इंट्रोड्यूस करूंगा। मैंने यहाँ पे जगह छोड़ रखी है इसलिए। जैसे आइडियल की डायरेक्शन ये है, आर वेक्टर की डायरेक्शन ये है, इन दोनों के बीच में कुछ एंगल है। वो एंगल थीटा दिखाई दे रहा है क्या तुमको? सही बात है। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। तो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को लिखते हैं आइडियल साइन थीटा। तो यहां पर जो करंट एलिमेंट में अगर तुम आइडियल साइन थीटा बनाओगे तो आइडियल साइन थीटा इधर बनेगा, और आइडियल कॉस थीटा इधर बनेगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड यहां पर है उसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो आइडियल कॉस थीटा नहीं है, आइडियल साइन थीटा है। तो जब तुमको डायरेक्शन की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना शुरू हुई तो तुम्हें समझ में आया कि यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शनली रेस्पॉन्सिबल आइडियल कॉस थीटा नहीं है, आइडियल साइन थीटा है। तो यहां पर प्रोपोर्शनलिटी में एक चीज और आनी चाहिए जिसको बोलते हैं अपन साइन थीटा। लिखना बंद कर दो, समझते जाओ धीमे धीमे। तो इसका मतलब यहां पर एक साइन थीटा और आ जाना चाहिए। जैसे तुमको पता चला ये आइडियल साइन थीटा है, अब तुम इसको वेक्टर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसकी अगर अब मैं वेक्टर फॉर्म लिखूं तो वेक्टर फॉर्म लिख दूंगा मैं
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब। वेक्टर फॉर्म समझ में आ गई? आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अब आईडीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब जैसी समझ में आया, तो अब तुमको इसको ओपन करोगे तो भी तुम्हें लग जाएगा ये क्या लिखा हुआ है, आईडीएल साइन थीटा इंटू आर। आर से आर कट गया तो नीचे आर स्क्वायर बच गया, साइन थीटा जैसा था वैसा आ गया। वेक्टर फॉर्म में अगर तुमको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो फिर अब यहाँ पर डायरेक्शन के लिए आईडीएल इधर है, आर वेक्टर की डायरेक्शन ये गई, आईडीएल क्रॉस आर तो किधर आ रहा है, इनवर्ड आ रहा है। तो इसका मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन इनवर्ड होगी। क्या तुमको डायरेक्शन आईडीएल क्रॉस करना आता है? ए क्रॉस भी करना आता है? अरे हाँ है ना, आता है ना। अगर तुमको ए क्रॉस भी करना आता है तो ये कोई टेंशन की बात ही नहीं है। हाँ देखो, ये जो आइडियल कॉस थीटा है, ये आइडियल कॉस थीटा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, कि कोई भी वायर के एक्सिस के अलोंग कोई भी मैग्नेटिक फील्ड होता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो करंट एलिमेंट है वो आइडियल कॉस थीटा इधर है, इस आइडियल कॉस थीटा की वजह से इसी लाइन के अलोंग कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा ही नहीं। जो इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट है आइडियल साइन थीटा, उसकी वजह से होगा। ठीक है, क्योंकि खुद के एक्सिस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर कोई वायर है, इस वायर के खुद के एक्सिस पे अगर मैं यहां पर पूछूं कितना मैग्नेटिक फील्ड है तो इसका आंसर 0 है। उसी तरीके से समझा जा सकता है। खैर, तो तुमको एक तो ये समझ में आ गया कि या तो मैं आइडियल क्रॉस आर कर लूं हर बार, उससे एक तो डायरेक्शन आ जाएगी, लेकिन इतना दिमाग लगाने की मेरे पास हिम्मत है नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्शन के 2 रूल सीखने हैं, एक राइट हैंड थंब रूल और एक राइट हैंड पाम रूल। डायरेक्शन को लेके अपन थोड़ी सी और बात करें तो डायरेक्शन में ऐसी बात है कि राइट हैंड थंब रूल में क्या होता है कि तुम्हारा राइट हैंड तुमको लेना है, लेकिन उससे पहले तुम्हें ये बात का आइडिया है, ये वाली डायरेक्शन नॉर्थ है, ये वाली डायरेक्शन साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, दिस इज अपवर्ड या आउट ऑफ द प्लेन। एंड दिस इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड नहीं डाउनवर्ड, या फिर इनटू द प्लेन। इतना समझ में आ गया? क्या ये डायरेक्शन का आइडिया है तुमको, ऐसे लिखा जाता है नोटेशन? किसी को कोई है जिसे नहीं पता? ईशान, आइडिया है डायरेक्शन का? ठीक है, अगर तुम्हें आइडिया है तो फिर अपन राइट हैंड थंब रूल को पढ़ना शुरू करते हैं। राइट हैंड थंब रूल निकालने के लिए तुमको क्या करना है कि तुम्हारे पास सीधा हाथ तो है ही सबके पास, तुम्हें 2 तरीके के एलिमेंट मिलेंगे, एक एलिमेंट होंगे इस तरीके से और एक एलिमेंट होंगे इस तरीके से। ठीक है, 2 तरीके के एलिमेंट होंगे, या तो एक स्टेट एलिमेंट होगा या फिर एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसमें करंट ऐसे गोल गोल घूम रही होगी। ठीक है, इन दोनों में ही डायरेक्शन में करंट निकालने का तरीका ये है कि अपने ये से ये राइट हैंड पाम रूल से निकलेगा और ये राइट हैंड थंब रूल से निकलेगा। तो यहाँ पर जैसे अगर अपन बोले राइट हैंड पाम रूल, तो राइट हैंड पाम रूल में ऐसा है, अपने सीधे हाथ में जो एक तो थंब है और एक है तुम्हारी पाम, जो थंब है वो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट इसमें रखना है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तुमको पाम बता देगी। ये हो गया राइट हैंड पाम रूल। ठीक है, ये कौन सा हो गया, राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड थंब रूल में क्या है कि तुम्हें जो फिंगर्स हैं वो
कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ, पूरा लिख देते हैं, कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो जो थंब होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता देगा। ये हो गया तुम्हारा राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, अब चलो समझना शुरू करते हैं क्या है। जैसे ये है तुम्हारा वायर, इस वायर में अंगूठे को रखना है करंट की डायरेक्शन में, तो तुम्हारी हथेली इधर किधर आ रही है, अंदर की तरफ आ रही है। इसका मतलब इस पूरे रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ होगा, अंदर की तरफ। क्रॉस मतलब क्या बताया था, इनटू द प्लेन। क्रॉस मतलब क्या है, इनटू द प्लेन, मतलब इस प्लेन के अंदर। अगर इस साइड देखना है तो थंब को इधर रखा और इस साइड बाहर की तरफ, तो यहां पर डायरेक्शन किधर होगी, सारे में अपवर्ड। चमक गई बात। हाथ वाथ चला के देखो, देखो सही चल रहा है कि नहीं। क्या तुम हाथ चला पा रहे हो, सही है। कौन सा नहीं चल रहा, क्यों, तेरा हाथ मुड़ नहीं रहा ना, चोट लगी है। यहां पे हाथ लेके जा, दूर कर, हाथ दूर कर, देख अब सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, दूर जाके कॉपी को दूर रख के देख ऐसे। इतना समझ में आ गया। दूसरा, यहां पर अगर देखोगे तो तुमको या इस तरीके के जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस में जब भी डायरेक्शन निकालनी होगी तो अंदर ही निकालनी होगी, बाहर भी निकाल सकते हैं। अगर अंदर निकालनी है तो अपन ने उंगलियों को कर्ल किया करंट की डायरेक्शन में, तो थंब ने किधर बताया, तो इसका मतलब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किधर होगा, आउटवर्ड। चमक गई बात। अगर यहां पर आउटवर्ड है तो बाहर कैसा होगा, इनवर्ड। ये पक्की बात है। अगर एक साइड आउटवर्ड है तो दूसरे साइड इनवर्ड, एक साइड इनवर्ड है तो दूसरे साइड आउटवर्ड। सेम यहां पर भी तो यही हुआ, एक साइड अगर इनवर्ड है तो इस साइड आउटवर्ड। ठीक है, क्या डायरेक्शन समझ गए, थंब रूल और पाम रूल दोनों समझ गए। ठीक है, ये राइट हैंड पाम रूल है, ये राइट हैंड थंब रूल है। हेडिंग मैंने ऊपर एक ही डाल दिया, तो इसको काट के ऐसा ऐसा लिख लो। डायरेक्शंस के बारे में बात करी गई है तो आपको डायरेक्शंस लिख लेनी चाहिए है? पीछे वाला पेज। अच्छा, यहां पर हम आइडियल क्रॉस आर से भी निकाल सकते हैं, आइडियल क्रॉस आर जो डायरेक्शन है, क्या हम यहां पे आइडियल क्रॉस आर से नहीं निकाल सकते। जैसे ही सपोज करो यहां पर तुमको पता करना है, गौर से देख, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये आर हुई कि नहीं हुई। अब आइडियल इधर है, आर इधर है, आइडियल क्रॉस आर तो किधर आया, तो वैसे भी कर सकते हो, लेकिन वो करना टफ है। इसकी वजह से अपन क्या इस्तेमाल करते हैं, राइट हैंड पाम रूल और राइट हैंड थंब रूल। छापिए। तो बायो सावर्ट का जो लॉ है वो ये क्या है कि म्यू, जो मैग्नेटिक फील्ड होगा किसी भी करंट कैरिंग वायर की वजह से, वो करंट एलिमेंट के प्रोपोर्शनल होगा, 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा, साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होगा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड आर वेक्टर। अब आप लोग लिख सकते हैं क्या लिखा है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r²। वेक्टर फॉर्म में बस आइडियल क्रॉस r हो जाएगा और नीचे r³ हो जाएगा। शुरू करें, लिखा जाए, नहीं म्यू नॉट इज कॉल्ड permeability, mu naught is called permeability, mu naught is called permeability, PERMEABILITY, mu naught is called permeability constant of free space, mu naught is called permeability constant of free space।
नेक्स्ट पॉइंट, according to Biot-Savart law, direction of dB vector, according to Biot-Savart law, direction of magnetic field vector, direction of dB vector, direction of dB vector, dB vector मतलब magnetic field vector हो गया, direction of dB vector is always perpendicular to the plane, is always perpendicular to the plane, always perpendicular to the plane of vectors ideal vector is always perpendicular to the plane of vectors ideal vector and r vector, ideal vector and r vector. एक गधे आइडियल के ऊपर वेक्टर का साइन लगा, डीएल के ऊपर, नॉट आई के ऊपर, और उधर आर के ऊपर लगा. हाँ, गलत क्यों लिख रहा है? आम की स्पेलिंग क्या लिख दी? अरे यार ठीक है चलो. भाई साहब ए और एल इधर उधर स्विच हो गए. अरे 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 मोरी मैया, ओहो हो कि ये पाम प्लम कैसे हो रहा है? अच्छा पहले सही लिखा था. ए भोले बच्चे, ऋतिका देखो यार. अच्छा ठीक है, तो क्या लिख लिया तुमने? लास्ट लाइन क्या लिखी? आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर, कॉमा it is the plane in which current carrying wire ब्रैकेट में लिख दो आइडियल वेक्टर. मतलब हम पूरे वायर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ करंट एलिमेंट की बात कर रहे हैं. एंड आर वेक्टर ब्रैकेट में नहीं, वो तो नॉर्मल लिखो. एंड आर वेक्टर आर प्रेजेंट, आर वेक्टर आर प्रेजेंट. इट इज द प्लेन इन विच करंट कैरिंग वायर ब्रैकेट में आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर आर प्रेजेंट. ए आर ई. अगली हेडिंग लिखो, या एक पॉइंट और लिख लो. मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ वायर, हाँ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ वायर, magnetic field on the axis of wire is always zero, is always zero because क्यों जीरो? ना 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 ना, रीजन बताओ. एक्सिस पर करंट कैरिंग वायर के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो क्यों है? साइन जीरो जीरो हो जाता है. बहुत बढ़िया. मतलब इसका अगर रीजन अपन लिखेंगे, आई क्यों नहीं पढ़ रहा? जैसे ये करंट कैरिंग वायर है, इसमें आई करंट जा रही है, तो अगर अपन इसके एक्सिस पर जाएंगे तो यहाँ एक्सिस पर अगर अपन बात करेंगे तो आइडियल भी इसी डायरेक्शन में हो गया और आर भी इसी डायरेक्शन में हो गया. तो आइडियल वेक्टर आर वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो डी बी आप लिखोगे, क्या लिखोगे? आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई.
तो ये जो थीटा है, थीटा कितना हो गया 0, या तो 0, और अगर नीचे की तरफ बात कर लोगे यहाँ पर तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा 180 डिग्री। दोनों ही केसेस में साइन कितना हो जाएगा, साइन थीटा 0। इसकी वजह से हम बोल देंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पर कितना हो जाएगा 0। छाप लेंगे, समझे? बिकॉज के बाद कुछ नहीं लिखा गया? अच्छा, तो ऐसा लिख लो, बिकॉज एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर will either be 0 or 180. Angle between ideal vector and r vector will either be 0 or 180. Will either be 0 or 180. इस बात को अब ये भी लिख लो, अच्छा लग रहा है देखने में। ऐसा कैटरपिलर बनाना जरूरी होता है क्या? अच्छा लगता है। हाँ, कोई कछुआ बना रहा है, कोई कैटरपिलर बना रहा है। नाइस चॉइस। एक सौ क्या कह रही है सर? 10 मिनट और पढ़ाएंगे बस, ऐसा बोल रही क्या? ऐसा कब बोला मैंने? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगली हेडिंग लिखी जाए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब इस चैप्टर की जो शुरुआत है वो रिकॉर्ड नहीं हुई है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि लाइट चली गई थी। तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं आती? यहाँ पे साइन थीटा लिखा था, वो कहाँ लिखा है? हमें क्या पता? मैं तो झूठ बोलूंगा ना, तो मेरी भाभी लग रही है जो झूठ बोलूंगा तेरे से। हाँ, अच्छा ऐसा क्या? ये बताओ, ये तुम लोगों ने लिख लिया कि नहीं लिख लिया? ठीक है। हाँ? क्या? हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी खत्म कर दिया ना, इसकी वजह से बुरा मान गई। डेट पे लेके जाऊं लाइट को? चल भैया लाइट, चल करंट, डेट पे चल मेरे से। मना कर रही है, दोनों तार पकड़ लिया जाए स्विच ऑन करके। लिख लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेटिंग। देखो भाई, सबसे अच्छी बात यह कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा क्लोज लूप बनाएंगी। ठीक है, हमेशा क्या बनाएंगी? क्लोज लूप। जैसे मान लो एक वायर है, ठीक है? कौन रो रहा है यार? यार ऐसे मत रो यार, अच्छा थोड़ी लगता है। पीछे ऐसे तुम तो बिल्ली को भी पीछे कर दे रहे हो। रात को बिल्ली और कुत्ते रोते हैं ऐसे, ऐसे अलग अलग आवाजें निकाल के रो रहे हैं। जैसे आप लोग अगर इसको देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि इस वायर के चारों तरफ ऐसे लूप बने हुए हैं। ये सारी की सारी फील्ड लाइंस हैं। अगर इन फील्ड लाइंस को और अच्छे से अगर मैं बनाना चाहूँ तो और अच्छे से बना सकते हैं। जैसे ये सारी की सारी फील्ड लाइंस ऐसी हैं। क्या तुम्हें डायरेक्शन समझ में आ रही है? जैसे ये, इनमें अपन ने करंट की डायरेक्शन में थंब रखा और उंगलियों को कर्ल किया, तो उंगलियों ने किसकी डायरेक्शन बता दी? मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये सर्कुलर डायरेक्शन इसी तरीके से।
अगर मैं इसको ऊपर से देखूं, अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाऊं, टॉप व्यू बनाने पे ऐसा लग रहा होगा कि एक वायर है जिसमें से जो करंट है वो बाहर की तरफ आ रही है, और अगर करंट बाहर की तरफ आ रही है तो यहां पर फीड लाइंस ऐसे सर्कुलर रूप होंगे। ये भी कैसे? करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब रखा और उंगलियों को कर्ल किया, तो जो भी डायरेक्शन है वो पता चल गई। तो डायरेक्शन कैसी आ रही है ऊपर से देखने पे? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसी को, अगर मान ले इसका मैं बॉटम व्यू बनाऊं तो मैं इसको ऐसे नीचे से देख रहा हूं, अगर मैं ऐसे देखूंगा तो जो तार है उसमें करंट मुझे अंदर जाती हुई दिखाई देगी कि नहीं देगी? जैसे अगर ये पानी में अगर जैसे ऊपर की तरफ अगर कोई जा रही है और अगर ऐसे नीचे से देखें तो ऐसा नहीं लगेगा कि पानी ऊपर की तरफ जा रहा है अंदर? तो वो अंदर वाला व्यू मतलब ऐसा दिख रहा होगा। इसमें करंट अगर ऐसे जा रही है तो यहाँ से दिखने वाली जो फील्ड लाइंस होंगी वो इस तरीके से होंगी, क्लॉकवाइज। ये कनेक्टेड होंगे। बेटा कितना रट्टा मारेगी जीवन में। ये है एंटी क्लॉकवाइज और ये है क्लॉकवाइज। इतना रट लेगी तू? अगर इतनी इच्छा है रटने की तो रट लेना कि जब भी कतार में करंट अंदर जा रही हो तो फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज होंगी, और जब भी तार में करंट बाहर आ रही हो तो फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज होंगी। मेरे हिसाब से ऐसा उंगली चला के समझना ज्यादा आसान है ऐसे। सही बात है। जैसे यहां पर ऊपर जा रहा है तो ऐसे अपन ने देख लिया। सही लग रहा है? ठीक है। अगर सही लग रहा है तो फिर फील्ड लाइंस बनाते जाओ। जैसे रंग बदल देते हैं। कोई बोले कि इस पर्टिकुलर इस पॉइंट पर बताओ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? फील्ड लाइन तो टेंजेंशियल है, तो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा फील्ड लाइन के टेंजेंशियल होगा, और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। कोई पूछे यहाँ पे बता दो तो यहाँ पे बताएंगे, तो यहाँ पे टेंजेंट बना देंगे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। कोई बोले कि नहीं यार यहाँ पर बता दो तो यहाँ पे ऐसे बना देंगे टेंजेंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा होगा। कोई बोले कि आप ना यहाँ पे बता दो तो यहाँ पे बनानी है तो ऐसे बन जाएगी। क्या डायरेक्शन समझ में आ रही है? इसी तरीके से इसके हर एक पॉइंट पर भी आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर बनाएंगे तो इधर बनेगी, यहाँ पर बनाएंगे तो इधर बनेगी, यहाँ पर बनाएंगे तो इधर बनेगी, यहाँ पर बनाएंगे तो इधर बनेगी। 3D में समझ पा रहे हो? कोई डाउट? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो तो हम बना रहे हैं, कुछ भी हो सकती है, बट कभी एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह। क्या तुमको फील्ड लाइन समझ में आ गई? ठीक है। फील्ड लाइंस के बारे में ये चित्र बना लो थोड़े थोड़े क्यूट से, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी इनकी। अभी क्या है ना, जरूरत पड़ना शुरू हो जाएगी कुछ दिनों में। ये पीला वाला, ये ये बता रहा हूं कि अगर मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो टॉप व्यू ये बनाया है, अगर इसको नीचे से देखूंगा तो इसका बॉटम व्यू ऐसा दिख रहा होगा। आंख है वो, आईज। हाँ, दो आंख है ना तेरी, एक ऊपर लगा दी एक नीचे लगा दी। इसकी एक अलग से क्लास रखेंगे। हैं? मैं क्या ही बोलूं। अगर कभी जीवन में तुम्हें एक मौका मिले
मौका ये है कि तुम्हें अपनी जो बॉडी है इस बॉडी को वापस से रीडिजाइन करना है। आप लोगों को कभी जीवन में ऐसा मौका मिले कि आपको अपनी बॉडी को अगर रीडिजाइन करना है तो आप लोग अपनी आंखों को कहाँ पे फिट करना चाहेंगे? जहां पर है ये अच्छी है। ऐसा नहीं लगता कि अपनी आंखों को अपनी उंगलियों पर लगाना चाहिए? जहां भी देखना है ऐसे विद मोशन अपन देख सकते हैं। अच्छा, ऊपर ये, नीचे ये, वहां पे ये, ऐसे काफी अच्छा हो जाएगा। हाँ, तो रीडिजाइन कर रहे हैं ना बॉडी। बॉडी रीडिजाइन कर रहे हैं, हो सकता है अपन पेट हटा ही दें। तो पेट हटा के कुछ और सेट करेंगे उसकी जगह। हो सकता है पेट पैरों में लगा दें। ऐसा करें, पैर से ऐसे खा लो और वहीं खा के पच जाए, और फिर बॉडी ऊपर आराम से एनर्जी भेज दे। जो ब्रेन है उसको मान लो घुटनों में लगा दें। अच्छा, वो तो ऑलरेडी बस ये है कि फिर कुछ लोग ब्रेक नहीं लगा पाएंगे स्कूटी में पैरों से। क्योंकि प्रत्युष, कैसे लगेंगे ब्रेक? आंखें तो हाथ में। मेरे हिसाब से लिख लिया होगा आप लोगों ने। यार बहुत बेकार हो तुम। मैं कुछ बातें लिखाना चाह रहा हूँ। Magnetic field lines are always closed loop. अरे यार, magnetic field lines are always closed loop. Magnetic field lines are always closed loop. बाकी सब बातें तो तुमको पता है। Tangent at any point gives direction of magnetic field. Tangent at any point on the field line. Tangent at any point on the field line. Tangent at any point on the field line gives direction of magnetic field at that point. Field lines never intersect each other. Field lines never intersects each other. बाकी सब बातें वही हैं पुरानी। Field lines never intersect each other. Crowded lines means stronger field. Crowded lines means stronger field. Crowded lines means stronger field. While distant lines represent weaker field. While distant lines represent weaker field. If field lines are equidistant, if field lines are equidistant and straight, if field lines are equidistant and straight, the field is uniform, then equidistant and straight, then field is uniform, otherwise not. Then field is uniform, otherwise not. Next,
When current is straight, field is circular. When current is straight, field is circular. When current is straight, field is circular. Next. When current is circular, when current is circular, when current is circular, then field is straight along axis. Then field is straight along axis. और एक बात बताऊं, क्यूट सी, लिखो, when wire is in the plane of paper, तो आप लिख लिया करो POP, plane of paper. When wire is in the plane of paper, the field is perpendicular to the plane of paper. इसलिए कह रहा हूं बार बार पॉप लिख लो, POP. When wire is in the plane of paper, then the field is perpendicular to the plane of paper, and vice versa. And vice versa. ठीक है, vice versa. अरे यार अभी तक तुम ये आंखें नहीं बना पा रहे हो, मगरमच्छ की आंखें थोड़ी. क्या दिखाना चाह रही कुछ? ये बार बार ये अपन ऐसे ऐसे क्यों करते हैं? हैबिट है. इनको ना ऐसे बांध के रखा जाए, ऐसे बार बार ऐसे. अच्छा हाँ, उलझी लट सुलझा जा. काफी मुश्किल काम है वैसे, ऐसे गर्मियों में वैसे हैंडल करना. आई कैन अंडरस्टैंड योर पेन. फील तो नहीं कर सकता हूं, बस समझ ही सकता हूं. दे दो, चले, ठीक है. आओ बातें करें. देखो यार, आगे की बात ऐसी है कि एक करंट कैरिंग के लूप दिख रहे हैं. इसकी फील्ड लाइंस अगर मैं बनाना चाहूं तो कैसी फील्ड लाइंस बनेंगी? नहीं बोले बच्चे हो तुम. सिर्फ एक्सिस पर ऐसी बनेगी, बाकी तो जो भी फील्ड लाइंस होंगी वो मैं कुछ तुम्हें बना के दिखा रहा हूं, गौर से देख. कोई भी कहीं एक दूसरे को कट नहीं कर रही. इसमें देखो तो जो वायर है, इस वायर जो अपन ने करंट बनाई है वो सर्कुलर है, तो स्ट्रेट लाइन बस एक्सिस पर ही, तो स्ट्रेट लाइन जैसी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो सिर्फ एक्सिस पर ही तो स्ट्रेट लाइन जैसी दिख रही है, बाकी सब जगह तो ऐसा है नहीं. तो यहां पर जो फील्ड लाइंस होंगी ना वो ऐसी दिख रही होंगी. मैंने तो कुछ ही बनाई है, बाकी तो ढेर सारी बना सकते हो आप, क्योंकि है तो रिप्रेजेंटेशन ही है. और भी बना दूं? अरे मत बनाओ सर, मत बनाओ. कोई भी फील्ड लाइन चिपका मत देना. ये
घोंगा है, घोंगा। घोंगा समझता है? स्नेल। हाँ, कैसे बनाना है? देखो ऐसे बनाना है। सबसे पहले ऐसे बनाना है, इसमें करंट पास करा देनी है, फिर इसमें इस तरीके से लाइन बना देनी है, फिर उसके बाद ऐसे एक, फिर ऐसे दो, फिर ऐसे तीन, फिर ऐसे एक, फिर ऐसे दो, फिर ऐसे तीन, फिर उसके बाद ढिचके आओ, ढिचके आओ, ढिचके आओ, ढिचके आओ, और फिर उसके बाद ढिचके आओ, 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 डिचक्याओ 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 डिचक्याओ। बन गया? ऐसे बना देना है। बन गया? क्या किडनी बनाई है तूने बेटा? इस चीज को नोटिस कर कि ये वाली जो लाइन है ना, मैंने यहां से बनाई है। क्यों बनाई है? आओ सोच के देखते हैं। एक्चुअली क्या है कि एक प्लेट है ऐसी, ऐसा सोच। इस प्लेट को एक प्लेन समझ, इसमें एक रिंग रखी है। इस रिंग को मुझे 3D में दिखाना है, तो 3D में दिखाने के लिए मैं इसको ऐसे तो यहाँ दिखा नहीं सकता, तो मैंने इसको हल्का सा ऐसा कर दिया। जब ऐसा किया तो यहाँ पर जो इस प्लेन के बाहर है वो तो ये वाला पोर्शन है, और जो प्लेन के अंदर है वो इन लाइंस के पीछे छुपा हुआ है। समझ गए बात को? तो इसीलिए वो ऐसा है। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हाँ, ऊपर से देखोगे तो तुम्हें बस ऐसा दिखेगा कि फील्ड लाइन से बाहर आ रही है, फील्ड बाहर है, बस और कुछ नहीं दिखेगा, और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, और बनाओगे? अच्छा, अब ना तुमको कभी भी जो जरूरत पड़ेगी वो सिर्फ इस एक्सिस वाले की पड़ेगी, बाकी इसमें से कोई भी फील्ड लाइंस कभी बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुम्हें बता दिया कि ऐसा दिखता है, बाकी जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर इस करंट कैरिंग एक सर्कुलर लूप है, इस सर्कुलर लूप में से अगर तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड बताना है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। कौन से रूल से बताई होगी? राइट हैंड थंब रूल। यहां पर ध्यान ये रखना है कि जैसे जो हिस्सा ये पीछे है इस लाइन पे दब गया, इस एक्सिस पे जो दब गया, इट इज बिहाइंड द प्लेन है, इस प्लेन के पीछे है। और ये वाला हिस्सा जो ये खुला है ये आउटसाइड ऑफ द प्लेन है। इतनी बात समझ गए? मतलब अगर मुझे, चूड़ी है क्या कोई? चूड़ी तो तुम्हारी शादी तो हुई नहीं, चूड़ी तो पहनती नहीं। हाँ लो कड़ा दे दो। जैसे चूड़ी है, कड़ा है, क्या है भाई? हाँ, अच्छा कड़ा है। तो ये मानते हुए कि इसकी शादी नहीं हुई है, इस कड़े को देखा जाए। इस कड़े को अगर तुम्हें देखना है तो यहाँ पे जो करंट बह रही है वो करंट की दिशा कैसे, बाहर अगर तुम देख रहे हो तो बाहर वाली साइड करंट ऊपर जा रही है और अंदर वाली साइड करंट। तो अगर मुझे इसका ये एक्सिस दिख रहा है, ये एक्सिस दिखा, इस एक्सिस पर अगर मुझे पता करना है करंट की डायरेक्शन क्या होगी तो मैंने उंगलियों को इसकी डायरेक्शन में कर्ल किया करंट की, तो किसने डायरेक्शन बताई? थंब ने। तो डायरेक्शन ये गई कि नहीं गई? और अगर ये डायरेक्शन है तो फिर इधर ऐसे आ रही होगी, मतलब इधर से देखूंगा तो ऐसी दिख जाएगी। तो इसीलिए तुमने देखा होगा मैंने डायरेक्शन ऐसी बनाई है। और रिप्रेजेंटेशन क्या है? जो हिस्सा इसके आउटवर्ड है वो इससे बाहर वाला हिस्सा ये है, और जो इनवर्ड है वो ये पीछे वाला हिस्सा। चमक गई बात? अरे हाँ है ना? ठीक है, मौका आएगा बेटा जीवन में, है ना, तब पहनेंगे। तब लाल रंग की पहननी होती है ना। अच्छा, हरी क्यों? मैंने क्या प्लान, पाम नहीं लिखा बेटा, प्लेन लिखा है, प्लेन।
प्लेन, अरे छुटकू यार, बिहाइंड द प्लेन, बिहाइंड द पाम में क्या करूंगा? हाथ के पीछे, ओहो हो, बिहाइंड द प्लेन, या तो प्लेन लिख दो या पेपर लिख दो, है ना, ये बोर्ड है, यही प्लेन है। क्या तुमको डायरेक्शन समझ में आ गई? तो जरा अपनी बुद्धि से सोच के जरा मुझे बताओ कि अगर ये एक्सिस है, ये एक्सिस, एक्सिस से बस समझ जाते हो कौन सा हिस्सा पीछे है, ये वाला, और कौन सा हिस्सा आगे है, ये वाला, इतना चमक गया। अगर इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो जरा बताओ डायरेक्शन किधर होगी मैग्नेटिक फील्ड के? इस तरफ। वाह, अब सीख गए तुम। सबके समझ में आ रहा है? ये इंपॉर्टेंट बात है जो भी अपन कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन ही गेम है यहाँ पे। दूसरा, अगर ऐसा है तो ये समझ लिया, जैसे मान लो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रही है तो कहाँ होगा मैग्नेटिक फील्ड? इस पे आउटवर्ड होगा। इस बात से कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है कि शेप क्या है, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगल है, या ऐसे आर्बिट्ररी करंट एलिमेंट कैसा है, इससे थोड़ी फर्क पड़ेगा। डायरेक्शन तो किधर आएगी यहाँ पे भी, आउटवर्ड ही आएगी। सारी बातें समझ गए? फर्स्ट और सेकंड में ये बताया है कि मैं ना, यहां पर देखो मैंने एक्सिस पर सिर्फ एक ही लाइन बनाई है, एक्चुअल में ऐसा दिखता है 3D में, मैंने सिर्फ वहां पर तुमको एक बना के दिखाया है। जो भी क्वेश्चंस होंगे वो सिर्फ इसी से होंगे, ये कभी इस्तेमाल नहीं होगा। तुम्हारे पास ज्ञान होना चाहिए। इसको क्या लिखोगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू करंट कैरिंग लूप। ठीक है, ये तो हो गया कि ये है क्या। बाकी अपन को काम कितना पड़ेगा? सिर्फ एक इससे काम पड़ेगा और दूसरा इससे काम पड़ेगा। ठीक है ना? टेढ़ा मेढ़ा कुछ नहीं है, जो टेढ़ा है वो मेढ़ा है, जो मेढ़ा है वो टेढ़ा है। अब ठीक है, क्या आप लोग इतनी बातें समझ गए? ठीक। अब अगर जैसे मान लो इस तरीके की फील्ड लाइंस हैं, ये सारी की सारी स्ट्रेट लाइन है कि नहीं, और इक्वी डिस्टेंट है, तो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की निशानी है। सारी की सारी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ये फील्ड लाइंस है ना, लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट नहीं है लेकिन स्ट्रेट लाइन ही। नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या इसके बारे में बता सकते हैं? नॉन यूनिफॉर्म है ना, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जैसे यहां पर अगर मैं दो पॉइंट ले लूं, एक पॉइंट यहां पर ले लूं, इट इज पॉइंट P1, इट इज पॉइंट P2, या नामकरण अच्छा नहीं लग रहा, P1 P2 A, और इसका नाम रख लेते हैं B, B भी अच्छा नहीं लग रहा, इसका नाम रख देते हैं M। तो मैग्नेटिक फील्ड एट A इज ग्रेटर देन मैग्नेटिक फील्ड एट M। ये मैं कैसे सोच रहा हूं? क्राउडेड और डिस्टेंट, तो जहां पे क्राउडेड लाइंस है वहां पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। वो तो डायरेक्शन बताएगी फील्ड, उस पॉइंट पे फील्ड की। मुझे अगर ये जानने की इच्छा है कि इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, तो उसकी डायरेक्शन ये है। ये तो फील्ड लाइंस बना रखी हैं, कोई पूछे यहाँ पर कहाँ होगा, यहाँ पर टेंजेंट बना दी। ये तो फील्ड लाइंस बनाई है, पीली वाली जितनी है वो फील्ड लाइंस है। बाकी तरीका तो बता ही दिया, वहां पर क्या बनाना है अपने को, टेंजेंट। ठीक है, इतनी बात है। ठीक है, चलो मेरे हिसाब से घर जाने का टाइम तो हो गया है। ठीक है, तो 1 घंटा और पढ़ लेते हैं। अच्छा हाँ, मेरे गले में दर्द है तो मैं भूल ही गया था। तो ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं।
अपन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब बखैर।